वेलकम टू किताब राइटिंग पब्लिकेशन। मैं हूं अंकिता सिंह और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रीता मैम। फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू मैम फॉर हैविंग योर बुक पब्लिश्ड विद अस। हाउ आर यू फीलिंग मैम? फर्स्ट थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी किताब राइटिंग पब्लिकेशन को, क्योंकि इसके पहले भी मेरे कुछ बुक्स है जो पब्लिश हुए हैं, वो यूनिवर्सिटी लेवल के थे और वो यूनिवर्सिटी से ही पब्लिश हुए थे। बट ये जो फर्स्ट बुक है जो मैंने किसी पब्लिकेशन हाउस को अप्रोच किया और फिर वो पब्लिश हुआ है। सो आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड एंड थैंक यू टू किताब राइटिंग पब्लिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मैम। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपकी ये जो बुक है, ब्रिक्स एंड इट्स चैलेंजेस एंड prospects. What is basically discussed inside is it, and what our audience will get to know? यस, सी, ये मेरी किताब है, ब्रिक्स एंड इंडिया, प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस। Yes, ma'am. ये आपको मिरर इमेज दिख रहा है? No, ma'am, it's totally clear. मतलब readable है. ओके, ओके। सो ये है किताब ब्रिक्स एंड इंडिया, प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस। तो इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। एक्चुअली ये जो बुक है, ये मेरा एक्चुअली पीएचडी का थीसिस है जो Okay. मैंने बुक में कन्वर्ट किया है। ओके, सो पीएचडी जब करना था मुझे, तब बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, बट तभी मैंने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका मेंबर भारत है। बट अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर सोचते हैं, तो कंपेयर टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी अचीवमेंट कर रहा है, या बहुत सारे चेंजेस उन्होंने उनके ट्रेड्स में लाए। सो स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में मैं एक बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे, कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जब एस्टेब्लिश हुई इन 2009 में, जहां पे 2010 में साउथ अफ्रीका उसमें ऐड हुआ, लाइक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये है ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सो उस टाइम उन्होंने, जब ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, उसी टाइम इस पांचों कंट्रीज ने एक तय किया था कि हमारा जो हम कंट्रीज के अंदर जो ट्रेड होगा वो हम हमारे ही करेंसी में करेंगे। मीन्स दे विल नॉट यूज एनी डॉलर, जो हम बोलते हैं ना डॉलर, हाँ, लाइक हाँ। डॉलर इज अ इंटरनेशनल करेंसी। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जहां पे इंडिया की रूपी को इंटरनेशनलाइजेशन का जो क्या बोलते हैं, मतलब एक वो जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई वहां पे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इस बुक में क्या क्या है, तो इस बुक में मैंने स्टार्ट में ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बिफोर फॉर्मिंग द ब्रिक्स, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनेशनल ट्रेड स्पेशली इन इंडिया, एंड आफ्टर फॉर्मिंग द ब्रिक्स व्हाट इज द चेंज इन इंटरनेशनल ट्रेड आफ्टर फॉर्मिंग द ब्रिक्स। सो ये सब मैंने लिया है यहाँ पे मोस्टली, मतलब मैंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी किया हुआ है। रिसर्च टूल मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, उस हिसाब से मैंने पूरा स्टडी किया है। सो बेसिकली स्टार्ट, अगर फर्स्ट चैप्टर आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स है, जिसमें ब्रिक्स का राइजिंग क्यों हुआ, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट। उसके बाद में ब्रिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ब्रिक्स के आज तक के जो समिट्स हुए हैं, 15 समिट्स हुए, वो समिट्स के बारे में मैंने उसके अचीवमेंट्स, उसके फेल्यूर्स क्या क्या है, क्या होना चाहिए, ये सब मेंशन किया हुआ है। उसके साथ ही मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे G20 है, एशियन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत मेंबर है, वो ऑर्गेनाइजेशन का भी मैंने एक ब्रीफ में एक जस्ट मेंशन किया हुआ है। ये सब करते करते मैंने फॉरेन ट्रेड के बारे में और फॉरेन पॉलिसीज के बारे में मेंशन किया है। व्हाई? बिकॉज आगे जाके मैंने जो फोर्थ चैप्टर है वो स्पेशली ट्रेड पे है। तो भारत का जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो कितना है इस कंट्रीज के साथ, पहले कितना था, बाद में कितना है। सो ओवरऑल जो स्टडी है वो स्पेशली ट्रेड पे मोर फोकस कर रहा है। और उसका ही एनालिसिस मैंने किया है कि किस कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड अच्छा है। तो स्पेशली ओवरऑल स्टडी के बाद मुझे एक बहुत, मतलब तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी। एक तो है, ये पांचों कंट्रीज में चाइना का डोमिनेंस स्टिल है, और स्पेशली इंडिया पे बहुत है ट्रेड के इसमें। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चाइना अभी भी आगे है। ओके,
सेकेंड थिंग, ब्राजील के साथ हमारी जो ट्रेड है वो बहुत अच्छी है। हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छे है ब्राजील के साथ। अगर हम अदर अदर चार कंट्रीज के बारे में अगर देखते हैं तो वहां पे कहीं पे भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आगे बहुत कम है। मतलब हमारे इंपोर्ट ही ज्यादा है अदर कंट्रीज से। ओके। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वांट टू फोकस। और कहीं ना कहीं ये जो पांच कंट्रीज है, अगर हम इसके बारे में देखते हैं, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में है। इंडिया का हम अगर देखते हैं तो इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके इसमें हम बहुत अच्छे हैं। फिर हम ब्राजील देखते हैं तो वहां पे टूरिज्म सेक्टर है। रशिया अगर देखते तो डिफेंस एंड ऑयल का प्रोडक्शन वहां पे ज्यादा है। साउथ अफ्रीका में भी थोड़ा सा टूरिज्म है। यस। और बाकी है तो ये कंट्रीज के जो नेचुरल रिसोर्सेस है हम्म। तो ये बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। फिर वो कंपैरेटिव ट्रेड हो या एब्सोल्यूट ट्रेड हो। तो जिसमें मैंने कुछ ट्रेड के रिलेटेड जो थेरीज है वो भी इसमें मैंने मेंशन किए हुए हैं। ओके मैम। सो मैम, जैसे आपने अभी बताया काफी सारी इंफॉर्मेशन लाइक मुझे अभी जानने को मिली है रिलेटेड टू दिस फील्ड। तो सबसे पहले तो लाइक बहुत सारे एकदम से क्वेश्चंस आ गए मेरे माइंड में। नंबर वन यस थिंग है कि हम हमेशा देखते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में एक मतलब काइंड ऑफ सिचुएशंस रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। तो जैसे कि यस। आपने कहा कि चाइना अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, तो आपको क्या लगता है कि इन एनी केस जैसे काफी बारी वो चीजें भी चली हैं कि हम चाइना का नहीं लेना कुछ भी सामान या वो सब चीजें, तो वो किस तरह से हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है? यस, अगर हम कोविड के जो पीरियड था यस उस मैम। पीरियड में अगर हम देखते तो बहुत सारे चाइना प्रोडक्शन पर हमने बैन किया था। यस मैम। बट स्टिल बैन करने के बाद भी कुछ प्रोडक्शन ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। सी, किसी भी कंट्री के साथ हम जब ट्रेड करते हैं तो एक कंट्री को ही उसका बेनिफिट होता है ऐसे नहीं है, अदर कंट्री को भी होता है जिसके साथ ट्रेड होता है। सो हम पूरे तरीके से हम अगर चाइना के कुछ प्रोडक्ट देखते हैं कि कंपेयर करते हैं, लाइक टेक एग्जांपल ऑफ एनी मोबाइल फोन। लाइक एमआई का जो फोन है जो चाइना में प्रोडक्शन होता है और हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है, ओके, इसका अगर हम कंपेयर करें तो हमें वो बहुत रीजनेबल पड़ता है, चीप अच्छा। पड़ता है। जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग में भी बोला, मैन्युफैक्चरिंग में अगर एक डॉल हम लेते हैं जो बच्चों की डॉल होती है, वो डॉल की अगर प्राइस हम चाइना के हिसाब से देखते हैं तो बहुत कम है, हमारे लिए बहुत कम है। बट यहाँ पे आके उसका जो हम बोलते हैं ना डंपिंग, मार्केटिंग में एक टाइप्स है। मतलब हम जब मोनोपोली बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, उसमें एक डंपिंग करके टाइप्स है। इस डंपिंग में चाइना बहुत आगे है। मतलब हाउ टू कैप्चर द इंडियन मार्केट, दे आर वेरी वेल, दे आर वेरी वेल, और दे नो हाउ टू जस्ट कैप्चर द इंडियन मार्केट। और उन्होंने वो कैप्चर करके दिखाया है, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो हमें उस मैन्युफैक्चरिंग के इसमें बहुत आगे जाना है। अगर कंपटीशन में जाना है तो हमें बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा। बट अगर हम हमारे प्रोडक्शन अगर देखते हैं तो एज अ क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं कंपेयर टू चाइना प्रोडक्ट। हम्म। यस, आई विल से कि अगर वो उसका क्वालिटी अच्छा होता है तो उसका प्राइस भी उतना थोड़ा सा ज्यादा ही होगा कंपेयर टू चाइना प्रोडक्ट। बट वो है कि प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे रहते हैं हमारे। तो ये सब है। बट मैम ऐसा क्यों है कि उनका मतलब वो ज्यादा जल्दी कैप्चर, ये तो मुझे आ गया समझ में कि हाँ उनके प्राइसेस आर लो, दैट्स व्हाई दे कैन इजीली कैप्चर द मार्केट। बट व्हाई आर देयर प्राइसेस बेसिकली, ऐसा क्या है वहां पे जो यहाँ पे हम नहीं उनको जो, पा रहे? हाँ, उनको जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट में फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जाते हैं। एक है लैंड, देन सेकंड लेबर, देन एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। तो ये जो है वो उनको बहुत सस्ते में जाता है, मिलता है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कंपेयर टू हमारा अगर प्रोडक्शन कॉस्ट हम देखते हैं तो वो ज्यादा है। सो दैट्स वाई उनका जो क्या बोलते हैं, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट है एंड प्लस प्रॉफिट वो जब इंक्लूड करते हैं तो वो बहुत कम होता है। अच्छा। ओके। यस। तो मैम ऐसी कोई मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं या कुछ भी ऐसा है जिससे मतलब, या फिर ऐसा कुछ सोचा जा रहा हो जिससे कि हम इस प्रोडक्शन कॉस्ट को अपने वहां पे कम कर पाए,
ताकि मतलब हम भी हमारे मार्केट को उस तरीके से कैप्चर कर पाए, हमारे जो इंडिजीनियस गुड्स हैं वो ज्यादा बिके। यस, तो मैंने इस बुक में यही मेंशन किया है, कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद, हम देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद अब सब कुछ चीजें बहुत इजी हो गई हमारे लिए। यस मैम। लाइक टेक एग्जांपल, मोबाइल फोन, वन क्लिक पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे आज ही देखो, हम जो इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो जूम पे ले रहे हैं। सो आप कहाँ पे है, अनदर प्लेस पे हो मैं अनदर प्लेस पे। सो मैंने उसमें यही किया है मेंशन कि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इंडिया ने बहुत सारा प्रोग्रेस किया है। लाइक टेक एग्जांपल ऑफ मेक इन इंडिया, यस मेक मैम। फॉर इंडिया। जो मैंने बोला कि कोरोना में हमने मेक फॉर इंडिया और मेक इन इंडिया पे बहुत फोकस किया। And that's why now our government also more focusing and more pushing for startup industries, कि जहाँ पे हमारा जो युवा वर्ग है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे। जो हम बोलेंगे ना 18 to 40 इयर्स के इन बिटवीन जो यूथ है, वो बहुत ज्यादा है। बट उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। मतलब जो स्किल है, लाइक टेक एग्जांपल, लाइक मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ। हमारा जो अगर हम एजुकेशन देखते हैं तो वो टोटली थियोरेटिकल है। नाउ ये जो हाँ, ये जो पॉलिसी आई है एनसीपी एनईपी की, हाँ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं जिसमें मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन पे फोकस दिया गया है। लाइक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हैं, स्किल बेस्ड सिलेबस आया है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स उठाए हैं। नॉट ओनली एजुकेशन में, स्टार्टअप इंडस्ट्री को पुश करने के लिए गवर्नमेंट यूथ को एक हम बोलते हैं ना सब्सिडी दे रहे हैं। यस। सो दिस इज द थिंग कि जहाँ पे हम कर रहे हैं, बट उसमें सिर्फ एक ही साइड में गवर्नमेंट ही सब प्रयास करेंगे, ये ठीक बिल्कुल। नहीं है। वहां पे हम जो यूथ है, यूथ का भी एक क्या बोलते हैं हम, कि उसका डिजायर होना चाहिए। यस, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर द कंट्री। सो ये जो है, ये होना चाहिए और यूथ करेगा, मतलब थोड़ा सा उसको पुश करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो कर ही रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो पुश कर रही है, इस तरह तरह के जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी कंडक्ट कर रही है। कुछ सारे एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस काइंड ऑफ स्किल। सो ये होगा। ओके मैम। यस। 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 सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जैसे आपने कहा कि आपने ये जो आपकी बुक है वो बेसिकली आपकी पीएचडी की थीसिस पे ही बेस्ड है। तो मैम यस। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पीएचडी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमारी ऑडियंस को दीजिए कि किस तरह से पीएचडी होती है। जैसे जनरली जो मतलब काफी लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन होता है कि जैसे लोगों को लगता है कि साइंटिस्ट ही है तो इतना पढ़ते हैं, है ना। तो वो वाले हम्म। मिसकंसेप्शन को थोड़ा सा आप दूर करिए और ये बताइए कि कॉमर्स में या किसी भी ऐसी फील्ड में अगर हम पीएचडी करते हैं तो वो किस तरह से होती है और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं वहां पे। सो प्लीज लेट। यस। यस। सो ऐसे नहीं है कि पीएचडी आप सिर्फ साइंस के ही लड़के या लड़कियां कर सकती है, या वो फील्ड में जो है वो ही कर सकते हैं। कॉमर्स वाले कर सकते हैं, आर्ट्स वाले कर सकते हैं, एमबीए जो कर रहे वो कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है। पीएचडी इज लाइक मतलब आपको रिसर्च करना पड़ता है। टू टाइप्स की पीएचडी है। मतलब जब आप एक सब्जेक्ट लेते हो उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा यूज किया जाता है। प्राइमरी में रहता है जहाँ पे आप मोर जो प्लेस है वहां पे जाके आप कुछ तो भी रिसर्च करते हैं। फिर उसमें अलग अलग टूल्स है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो मैंने बोले। उसके अंदर फिर फील्ड वर्क होगा, जहाँ पे आप क्वेश्चनर बनाएंगे, जहाँ पे आप इंटरव्यू लेंगे, जो कुछ भी आपको करना है उसके बारे में। तो वो प्राइमरी डेटा में आता है। और सेकंड है सेकेंडरी डेटा। मतलब अगर आप, मेरा ये जो सब्जेक्ट है ब्रिक्स एंड इंडिया, ये बहुत इंटरनेशनल लेवल का सब्जेक्ट है। इसमें मुझे प्राइमरी डेटा लेना था कि जहाँ पे मैं कुछ 5 कंपनीज है, मतलब पुणे में मैं रहती हूँ, तो पुणे की मैंने 5
कंपनी सिलेक्ट की थी जिनका ट्रेड, ये जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ब्राजील होगा, रशिया होगा, चाइना होगा एंड साउथ अफ्रीका, इनके साथ उनका ट्रेड चल रहा है। ऐसी कंपनियां मैंने सिलेक्ट की थी कि जहाँ पे मुझे कुछ तो भी डेटा मिलेगा और उस डेटा को मैं एनालाइज करके मैं कुछ ना कुछ आउटपुट निकाल पाऊँ। बट ओ, व्हाट हैपन, जब हमारा थीसिस, जब ये सब्जेक्ट हम फाइनलाइज करते हैं और वहां पे एक्सपर्ट जब आते हैं, तब उन्होंने मुझे बोला कि इट्स नॉट पॉसिबल। जो भी आपने 5 कंपनीज सिलेक्ट किए, वो आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, यू डोंट नो। उसके लिए आपको नेटवर्क लगेगा, कोई तो भी नोन पर्सन लगेगा जो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक कंपनी का मिल गया लेकिन दूसरे में प्रॉब्लम आ सकता है, तीसरी में प्रॉब्लम आ सकता है। सो दैट्स वाई उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, यू जस्ट फोकस ऑन सेकेंडरी डेटा। हम्म, तो मैंने ये पूरा जो थीसिस है मेरा, मैंने सेकेंडरी डेटा पे किया है। अभी सेकेंडरी डेटा क्या होता है, तो बहुत सारे ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं, लाइक ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें ट्रेड रिलेटेड उनका पूरा डेटा है, किस कंट्री के साथ कितना ट्रेड हुआ है, हम्म, मतलब एक्सपोर्ट कितने हुए हैं, इंपोर्ट कितने हुए हैं, उनका जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कितना है, ये सब रहता है। उसमें से मैंने डेटा कलेक्ट करके, मैंने ये जो पीरियड है 2006 टू 2022, इस पीरियड का स्टडी किया है टोटली, और वो डेटा निकाल के उसका मैंने एनालिसिस किया है। ये होता है कि पीएचडी में चैलेंजेस नहीं होते, ऐसा नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस है। इट इज अ रिसर्च बेस्ड। ऐसे नहीं है कि आप कहीं से भी मटेरियल लाओ और कॉपी पेस्ट करो। पीएचडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका मटेरियल जो भी है, जो भी आपने आपके किताब में छपवाया है, वो कॉपी पेस्ट मटेरियल ना हो। प्लेगरिज्म चेक होता है। यस। जब आपका थीसिस फाइनल में आता है तो प्लेगरिज्म चेक होता है, और उसमें अगर आप पकड़े गए तो आपको वापस सब करना पड़ता है। जब मैंने ये थीसिस करने के लिए स्टार्ट किया था, तो मेरा टारगेट था कि मैं 2 इयर्स में कंप्लीट करूंगी मेरी पीएचडी। ओके। बट इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, यस। और फिर कुछ तो भी यूनिवर्सिटीज के भी कुछ रूल्स रहते हैं, रूल्स चेंज होते रहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट, आफ्टर लाइक 2 इयर्स में मुझे कंप्लीट करना था, बट 2 इयर्स में ही मुझे, मेरे जो गाइड थे वो रिटायर्ड हो गए। ओ, जो भी मैंने काम किया था आफ्टर रिटायरमेंट, शी इज नॉट रेडी टू चेक द चैप्टर्स एंड ऑल। स्टार्टिंग से मुझे फर्स्ट से लेके वापस सब कुछ करना पड़ा, और फिर अगेन गाइड एंड ये सब थोड़ा सा होता है। हम्म, बट एक मैं कहूंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, पीएचडी करते समय आपको डाउन करने वाले बहुत मिलते हैं, खींचने वाले, हम बोलते हैं ना, नीचे खींचने वाले बहुत मिलते हैं। एक ऐसा समय आता है कि आपको लगता है नहीं, अभी हम गिव अप कर देते हैं, बट डोंट गिव अप। वहीं पे आप अगर पकड़ते हो कि चलो, इनको लगता है ना इसकी पीएचडी नहीं होनी चाहिए, तो हाँ, आपको वो करके दिखाना है। एंड इन माय केस आई डिड दिस, आई नेवर गिव अप। और मैंने वो फाइनली करके बताया। और तभी मेरा सपना था, मैं जब पीएचडी कंप्लीट करूंगी मैं उसका एक बुक बनाऊंगी। एंड नाउ बुक पब्लिश हो गया है। दैट्स मैं मतलब जिनको भी, हाँ, जिनको भी पीएचडी करना है, रिसर्च में जाना है, प्लीज डेडिकेशन से काम करो। खुद का मतलब, अगर यस, बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, मतलब इंग्लिश में करना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश नहीं आता है। डू इट वॉट एवर योर लैंग्वेज, लाइक टेक एग्जाम्पल, हमारे महाराष्ट्र में हमारा मराठी बहुत फ्लुएंट है। तो आपको एक काम करना है, आपको जो लगता है आपके थीसिस के बारे में, एक सब्जेक्ट या टॉपिक लिया, राइट इन मराठी एंड देन ट्रांसलेट इन इंग्लिश, नो इशू। फिर इसमें आप कॉपी पेस्ट, आपका कोई भी मटेरियल नहीं होगा, ट्रू। क्योंकि आप आपके ओन वर्ड्स में लिख रहे हो। ओके। तो ये कर सकते हैं। और अभी पीएचडी के बारे में ही मैं बोलना चाहूंगी कि पीएचडी के लिए कंपलसरी होता है पेट एग्जाम देना। बट अभी 8 डेज बिफोर एक न्यूज आया है जहाँ पे यूजीसी ने भी ये किया है कि बहुत सारे पीएचडी के जो थीसिस होते हैं, वो लाइक उसमें कुछ ये नहीं रहता, लाइक लोग 5 लाख 10 लाख रुपए दे के पीएचडी बना ले, मतलब यस, थीसिस का काम कर लेते हैं। तो उसको कुछ ये नहीं रहता है उसमें। और एक प्रॉब्लम आया था कि अभी मतलब 8 डेज बिफोर की ये न्यूज है कि जो गाइड होते हैं
वो स्टूडेंट को बहुत तकलीफ देते हैं। हाँ, काफी बारी मतलब दे आर, गाइड से यस आपने दे आर कन्विंस किया चार्जिंग, था। दे हम्म। आर चार्जिंग मनी, दे आर मीन्स डिमांडिंग मनी, कि मुझे इतना पैसा दो फिर ही मैं आपका आगे का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करूंगा। तो इस वजह से अभी जो न्यूज आया था उसमें उन्होंने वही किया है कि ये जो है जहाँ पे पीएचडी का बहुत वैल्यू है, मतलब इंडिया में पीएचडी हुई है इसको बहुत मानते हैं लोग। हाँ, यस मैम। हमारे यहाँ पे रिसर्च को मतलब एक्चुअली उतना नहीं देखा जाता अच्छे से जितना यूएसए जो अदर डेवलप कंट्रीज है वहां पे देखा जाता है। बट यस किसी का पीएचडी हुआ है तो सबको लगता है नहीं बहुत अच्छा है पीएचडी हुआ है। बट ये सब बहुत सारी चीजें होती है। उस वजह से उन्होंने एक वहां पे कुछ रूल्स डाले हैं अभी। दे विल चेक कि जो गाइड है वो ठीक है क्या, वो कुछ डिमांड कर रहा है क्या। स्टूडेंट को कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ रहे होंगे तो स्टूडेंट डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजीसी से कि ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, हमारे पीएचडी का थीसिस सबमिट नहीं हो रहा है, डिमांड हो रही है मनी की। और सेकंड थिंग, इसके पहले पेट एग्जाम दी जाती थी पीएचडी के लिए। तो अभी पीएचडी के लिए पेट एग्जाम भी वो क्लोज करने वाले हैं, डायरेक्टली जो नेट क्वालिफाइड होंगे यस मैम। उनको ही डायरेक्टली पीएचडी के लिए एनरोल किया जाएगा। सो ये न्यू है, ये इम्प्लीमेंट कब होगा, मे बी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में हो जाएगा इम्प्लीमेंट। बट ये न्यू सब रूल्स यहाँ पे आए हैं। मैम, बट जैसे नेट एग्जाम का तो काफी टाइम से लाइक नेट का तो चलता ही है कि नेट के बेस मतलब, लेकिन ये होता है कि हाँ, नेट में अगर आपकी अच्छी रैंक आई है तो उस बेसिस पे फिर आपको वो जो भी पीएचडी के कॉलेजेस हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट एग्जैक्टली कंपल्शन नहीं वहां है पे कि नेट क्वालिफाइड होना ही चाहिए तभी आप कर नहीं पाओ। कंपल्शन किया है उन्होंने, अच्छा, इस नेट बार से। क्वालिफाइड होना। ओके। हाँ यस, इस बार से किया है। ओके मैम। हाँ, क्योंकि ओके। ये जो पेट एग्जाम होती है ना वो नेट और सेट जैसी पेट एग्जाम होती है। तो उनका मानना ये है कि एक एक्स्ट्रा एग्जाम लेने से बेटर है जो नेट क्वालिफाइड होते हैं उनको डायरेक्टली हम हाँ। एनरोल कर लेंगे पीएचडी में ऐसे। ओके। अमेजिंग मैम, एज आई लाइक जब मैं आपसे आपकी पीएचडी से रिलेटेड बात कर रही थी, सो आई गॉट टू एनालाइज वन थिंग कि आपकी जो एनालिटिकल स्किल है वो बहुत अच्छी है। एंड उसी बेसिस पे आपकी आपने अपनी पूरी पीएचडी को भी करा है इतने अच्छे से। तो थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए हमारी ऑडियंस को कि कैसे अपनी एनालिटिकल स्किल्स पे वर्क करें। ये सो मैंने जैसे पहले ही बोला ना कि पहला सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको अगर पीएचडी करनी है तो आप उसमें एक फर्म होना चाहिए। करनी है तो करनी है, वॉट एवर प्रॉब्लम हम बोलते हैं ना, इफ यू टेक एवरी प्रॉब्लम एज अ चैलेंज, इफ यू टेक एवरी प्रॉब्लम एज अ चैलेंज देन नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अच्छा। यस, और जो भी आप करोगे तो आपको उसका 100% देना चाहिए। हम्म। बहुत सारे मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में देखे हैं कि वो एट द एंड तक आए हैं और एंड में उन्होंने गिव अप कर दिया है, पीएचडी कंप्लीट नहीं किए। कुछ कुछ फ्रेंड ऐसे मैंने देखे हैं कि उनको बहुत डेडिकेशन ने उन्होंने पीएचडी का काम किया है। बट जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, वो यूनिवर्सिटी लेवल से हो सकते हैं या फिर गाइड के लेवल से हो सकते हैं या किसी किसी और मतलब इससे, ये हम्म। प्रॉब्लम की वजह से उनकी पीएचडी 5 इयर्स की 10 इयर्स तक चली है, 15 इयर्स तक चली है। दिस इज द हाँ। एग्जाम्पल, मेरी फ्रेंड का एग्जाम्पल है। एंड एट द एंड उसका 15 इयर्स होके गया, मतलब री रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया फिर भी उसका पीएचडी कंप्लीट नहीं हुआ। सो 15 इयर्स वेस्ट हो गए उसके टोटली। सो दिस इज हैपन। तो आपको जो करना है ना वो आपको करना ही है। यस, लोग बंदे रहेंगे आपको करेंगे मत करो ये करो, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसा होता है वैसा होता है। यस, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना सुनो सबकी बट करो मन की। यस। तो अपने मन की करनी है। यस। Amazing, ma'am. Thank you so much for this यस। amazing guidance. Now I would like to ask you, जैसे हम तब से बात कर रहे हैं तो इतना तो क्लियर हो गया है कि आपकी जो पीएचडी है वो इकोनॉमी से रिलेटेड ही लाइक इकोनॉमिक्स में ही है बेसिकली। यस। यस। तो आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसे 3 इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर करा है इकोनॉमी में अपनी डिग्रीज को लेने के लिए। यस, सो फर्स्ट अभी 14th को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, उनका भी जयंती आ रहा है।
जन्मदिन है उनका, तो वो हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हम जब सोचते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें एक है संविधान याद आता है, यस मैम। राइट? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन याद आता है हमारा। यस। सेकेंड थिंग, पॉलिटिकल में भी वो बहुत अच्छे थे, वो यस। याद आता है। बट अम्बेडकर इज एज अ इकोनॉमिस्ट, वी डोंट नो मच मोर अबाउट दैट। यस, वो इवन बहुत अच्छे कंप्लीट इकोनॉमिस्ट काइंड थे। ऑफ अ न्यू नॉलेज, लाइक अभी तक मुझे भी वही दो ही चीजों का अच्छे से आइडिया था, ये वाला लाइक मुझे खुद को आज ही आइडिया हुआ। हाँ, सो अम्बेडकर जी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। सेकंड थिंग, अगर कोई है इकोनॉमिस्ट में, तो हम हमारी चाणक्य नीति है, हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मीन्स इकोनॉमिक्स। ये जब हमने पढ़ा, जब मैंने एक्चुअली मेरी जो बैकग्राउंड जो है, मैंने मास्टर्स किया है और इकोनॉमिक्स मेरा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है। सो डीपली मैंने स्टडी किया है इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने ये बेसिक, मतलब इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड फॉरेन इकोनॉमिस्ट, लाइक क्लासिकल एंड न्यो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इनका हमने स्टडी किया है। तो ये जो है, इसमें चाणक्य है, कौटिल्य है। न्यो क्लासिकल में हम अगर देखते हैं तो केन्स है, केन्स है, मार्क्स है। मार्क्स जो जिसने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर पे बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा लिखा हुआ है। एंड दिस इज हैपन टिल डेट, एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उस यस पीरियड में मैम। ही एक्सप्लॉयटेशन होता था। नो, आज हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन है, आज हम बोलते हैं कि बहुत सारी इक्वेलिटी आ गई है मेल एंड फीमेल में। नो, नहीं आई है अभी तक। पेपर अगर पे आई है। एक छोटा सा, यस, नॉट इन पेपर ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू वन स्मॉल एग्जाम्पल। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर आप स्टडी करते हो, तो मेल जो है सेम काम 9 to 6 PM तक वो सेम काम करता है, तो उसे 450 रुपए डेली वेजेस मिलते हैं। बट वही काम अगर फीमेल करती है, तो उसको 200 रुपए वेजेस मिलते। सो स्टिल दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज गोइंग ऑन। जो मार्क्स ने तभी भी बताया था, एक्सप्लॉयटेशन होता है। एंड नॉट आई एम टॉकिंग ओनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, टेक एग्जांपल ऑफ एनी केमिकल इंडस्ट्री, टेक एग्जांपल ऑफ एनी सर्विस सेक्टर, लाइक टेक एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में वेजेस, एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, पेमेंट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखता हमें। बट अगेन, जो अप्रोच होता है टूवर्ड्स मेल एंड फीमेल, जो उनका काम है, जो उनको हम बोलते हैं ना एक पुश करना चाहिए, वो हाँ। स्टिल डिस्क्रिमिनेट होता है। नहीं नहीं, लेडीज ने किया तो अरे हाँ, ये तो ऐसा ही है, वैसा ही है, स्टिल इट्स गोइंग ऑन। सो ये सारे इकोनॉमिस्ट है। तो एक स्पेसिफिक नहीं, यस, कि मैंने ये तो नाम लिए ही है, बट बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है जो एक्चुअली हमें, आज भी अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी में हमें उनके जो भी उन्होंने क्या बोलते हैं हम, थियरीज इंप्लीमेंट किए हैं, वो आज भी देखने को मिलते हैं हमें। लाइक टेक एग्जांपल, अंबेडकर जी ने बोला था कि इनइक्वालिटी जो है, वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वो क्यों होती है। तो सबसे मेन होता है, जो मैंने बोले 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लेबर। अग्रीड। यस। तो कोविड की सिचुएशन का मैं आपको एग्जांपल दूंगी। कोविड में क्या हुआ, ये लेबर ही था जिसको ज्यादा से ज्यादा सहना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। बराबर है? हाँ। यस, सो इन दैट और वो सिचुएशन, भी डेली वेजेस एग्रीकल्चर लेबर को सेक्टर है, समझना था। एग्जैक्टली, एग्रीकल्चर सेक्टर था, इंडस्ट्री था, सर्विस सेक्टर था। ये तीनों सेक्टर्स दे आर स्टॉप वर्किंग इन कोविड सिचुएशन, बिकॉज लॉकडाउन हुआ था। और जब हम बोलते हैं कि लेबर माइग्रेट होते हैं जॉब के लिए, हम्म। एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको ही आया। एंड इन दैट सिचुएशन, डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी वही किया है। जब वॉर सिचुएशन आते हैं, जब ऐसे वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, मतलब कोविड जैसे जब सिचुएशंस आते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इन सिचुएशन में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत बढ़ता है। And this is the fact, बड़ी है in that situation. Not only in economic inequality, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारा बढ़ गया उस टाइम पे। उस हम्म। टाइम पे हम देखते तो एक एक साइड में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था कोविड सिचुएशन में। सेकेंड थिंग, जो हमारा पॉवर्टी है, वो रेशो अगेन बढ़ गया था। सो दिस इज द हैपन हैपन एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन। जो कोविड का इम्पैक्ट है, जो अभी तक है,
आज भी कुछ कंपनीज है वो वर्क फ्रॉम होम का काम ही दे रही है, कॉर्पोरेट हाँ कंपनीज। बिल्कुल। कुछ कुछ कंपनी ने कोविड के सिचुएशन में लोगों को वीआरएस दे दी। सो दे आर फेसिंग स्टिल दिस एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब। तो जितने भी मतलब आज हमारे इकोनॉमिक्स के अंडर जो थेरीज है, वो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड हो, जो माइक्रो में हो, मैक्रो में हो, पब्लिक इकोनॉमिक्स में हो, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, सभी थेरीज अभी भी उतनी ही क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट होती है। Yes. Ma'am, now I would like to know a little bit more about चाणक्य जी, क्योंकि उनमें थोड़ी सी मेरी मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है थोड़ा ज्यादा है, सो आई वुड लाइक टू नो मच फ्रॉम यू कि मतलब उनके बारे में कुछ बताइए कि क्या क्या हम उनसे सीख सकते थे। वैसे तो वी ऑल नो कि ही वॉज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और वो सब कुछ लाइक इनफाइनाइट नॉलेज है। बट स्टिल आपको कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं लगते हैं जो हम सभी को उनसे सीखने चाहिए? सी चाणक्य नीति में मोर उन्होंने भी एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस किया था। अगर हम देखते हैं चाणक्य नीति में, और जो भी उन्होंने इकोनॉमिक पॉइंट बोले हैं या बताए हैं, वो आज भी, हाँ आज भी क्यों बोलते हैं कि चाणक्य नीति यूज होती है, यहाँ पे होती है, वहां पे होती है। इट्स नॉट ओनली इन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। Yes. अगर हम अदर साइड में भी देखते हैं, हाँ लाइक बिल्कुल। एग्जाम्पल पॉलिटिक्स में, हाँ वहां पे भी हम अगर कोई पॉलिटिशियन है जो अगर कुछ बहुत टेक्निकली या फिर उस हिसाब से वो अगर कुछ करता है, तो हम बोलते हैं ना, अरे इसने तो चाणक्य की नीति यूज की है। ये राइट। सो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट स्टिल इट्स गोइंग ऑन। और चाणक्य ऐसे है मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना, कि मैंने जैसे बोला कि नियो क्लासिकल में जो जितने भी इकोनॉमिस्ट होके गए, उससे पहले अगर हम देखते हैं इंडिया के बारे में, अगर हम देखते हैं, तो चाणक्य हो गए, कौटिल्य कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है हमारा बेस, इकोनॉमिक्स का जो बेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम थिंग अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो अवर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज बेस्ड ऑन मानसून। यस। ये इम्पोर्टेंट है हमारा। आज अगर आफ्टर ग्लोबलाइजेशन भी हम देखते हैं, तो 50% पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। जो अगर हम 1945 40 में देखते हैं, तो तब तब का पीरियड अलग था। तब 70% पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर थी। और आज हम अगर इंडिया को अगर पहचाना जाता है, तो वही कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। और इसमें कोई ये नहीं है, हम बोलते हैं ना हमारा जो ये जो राजा है, शेतकरी राजा बोलते हैं हम उसको, टोटली इकोनॉमी उस पर डिपेंड है। आज हमें, हम बोलते हैं कि हमें सेल्फ रिलायंस की बहुत जरूरत है। ये चाणक्य ने तभी भी बताया था कि जिस तरह जिस 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 जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, उस वैसे वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी। हम्म। माल्थस का भी अगर पॉपुलेशन का थ्योरी हम देखते हैं, तो उसने भी बोला है पॉपुलेशन ये बढ़ती जाएगी। और अगर अगर आज हम देखते हैं, तो हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन के बारे में। बात इसमें आज इंडिया इज अ मतलब नंबर 1 कंट्री। अगर हम हमारी पॉपुलेशन देखते हैं, तो 144 करोड़ के आसपास वो पॉपुलेशन है। यस है पॉपुलेशन। जैसे मैंने अभी बोला था कि यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, बट हमारा ये होता है कि हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे यूथ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेस अपने पास जो है इंडिया में, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लाइक टेक एग्जांपल वाटर। आज इतनी जो गर्मी है, हम बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गया है। नॉट ओनली इंडिया इज फेसिंग ग्लोबल वार्मिंग, बट अदर कंट्री ऑल्सो फेसिंग ग्लोबल वार्मिंग। बट व्हाट इज द सिचुएशन, वाटर हम जो बोल रहे हैं, 71% वाटर है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और 29% लैंड है। बट वो 71% में ओनली 4% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है, जो हम पीते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 4% वाटर अगर फ्रेश है, तो हमें ये जो वाटर है उसका कितना मतलब हम कैसे यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सेव वाटर। क्यों गवर्नमेंट को ये करना पड़ रहा है कि नहीं, सेव वाटर, सेव पेट्रोल, ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है। तो इस नेचुरल रिसोर्सेस को हमें भी यूटिलाइजेशन करते समय हमें ये होना चाहिए कि दीज आर द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस, तो हमें उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए।
और उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट कर रहे हैं। बट ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सिर्फ कुछ संस्थाओं का काम नहीं है। बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एक भारत के आप नागरिक हो, तो ये हर एक इंडिविजुअल का काम है कि इसमें उसका भी दायित्व बनता है कि मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल। हम हमेशा बोलते हैं ना कि देश ने हमारे लिए क्या किया, राइट? हम ऐसे बोलते हैं। बट मैंने डेवलप कंट्रीज में, मैं जब लंदन में गई थी, मैंने ऐसे देखा है कि हमारे यहाँ पे हम बोलते नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे देश से, कंट्री से। बट वहां के लोग ये बोल के नहीं बताते, वो उनके एक्शन से बताते। आज अगर आप लंदन में जाते हो, आपको कहीं पे भी कचरा जो है, गार्बेज, कहीं पे भी नहीं दिखेगा। प्रॉपर सिस्टम है उनकी। प्रॉपर इंडिविजुअल पर्सन ये सोचता है, नहीं ये देश मेरा है, मुझे इसको क्लीन रखना है। एंड टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, हम सिर्फ बोलते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरी कंट्री पे, बिल्कुल। बट एक्शन में वो नहीं दिखाई देता है कहीं पे। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग, स्मॉल स्मॉल एक्ट जो हमें करने चाहिए। यस। Um, so, ma'am, now I would like to ask you that, like, this was a wonderful interview. I got to know very new things from you. So now I would like to ask you कि आपका experience हमारी publication के साथ में कैसा रहा? And is there any suggestion that you would like to give to us? जिससे हम यस। हाँ, जब मैंने बोला ना कि मैंने दिव्या के साथ अप्रोच किया, सो किताब राइटिंग का एक 1 ईयर का एनिवर्सरी था। यस। तो एक ऑफर ही था, उसमें मैंने एनरोल किया। एंड एक्सपीरियंस अच्छा है। बट यस, आई वांट टू गिव सम सजेशन जो मैंने ऑलरेडी दिव्या को दिए हैं। थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म कम पड़ता है। ओके। एक बात अच्छी है कि पूरा प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जहाँ पे सिर्फ कमर्शियल देखा जाता है, ऐसा नहीं है। यस, उस उनका जो मतलब टैगलाइन है, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्प्रेड गुडनेस। सो बहुत अच्छा है। वो बहुत फ्रेंडली रहती है ऑथर के साथ, बट समटाइम्स बहुत रूडली हो जाती है। जो यस। मैंने उनको बोला है कि इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आपका जो जो भी टैगलाइन है ना, आप उस हिसाब से चलो। व्हाट हैपन, आई नो दैट कि ऑथर को भी उतना होता है कि मैंने कुछ तो भी दिया है, उसका मुझे कुछ तो भी रिप्लाई आना चाहिए, राइट? फिर वो व्हाट्सएप पे हो, मेल पे हो, या वट एवर। इफ शी इज सेइंग ओनली मेल करो, यस मेल कर रहे, बट इफ यू विल नॉट गेट एनी रिप्लाई, देन आपको होता है कि इन्होंने देखा है नहीं है, सो यू विल कॉन्टेक्ट टू हर। सो ये मैंने उसको बोला है कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म रखिए। एक्चुअली बुक का जो भी फॉर्मेटिंग है, ये जो भी है, बहुत अच्छा हुआ है। एक्चुअली जो मैंने करके दिया था एज इट इज वही है। इवन कवर पेज में जो आई थिंक कौन, श्वेता थी शायद, आई थिंक उन्होंने कवर पेज किया। बट यस, इसमें भी मैंने बहुत सारे चेंजेस किए। जैसे मुझे लगा कि मुझे ये चाहिए, तो मैंने वो चेंजेस किए। तो थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, और उस हिसाब से दिव्या काम भी कर रही है। उसने बोला भी है मैं बहुत सारे कोर्सेज वगैरह करने वाली हूँ। सो अच्छा है। बट इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने ये बोला है। सो टेक इट पॉजिटिवली कि नहीं, कुछ तो भी इम्प्रूव होगा। क्योंकि एक होता है ना, अभी मैंने ये बुक पब्लिश किया है, मैं आपको ये बोलती हूँ कि इसके जो रिव्यूज है, महाराष्ट्र का नंबर 1 पेपर है सकाल न्यूज़पेपर। ओके। तो इस बुक का रिव्यू हमारे एक सर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डॉक्टर प्रवीण जाधव सर, उन्होंने सकाल न्यूज़पेपर में दिया। अभी 8 डेज भी नहीं हुए उस न्यूज को, वो आया है रिव्यू। और ये जो रिव्यू है, ये 17 डिस्ट्रिक्ट में गया है। तो ये ब्रिक्स और इंडिया का जो बुक है, इसका अभी एक रिव्यू आया है, जो यस। महाराष्ट्र में सकाल न्यूज़पेपर है, जो नंबर 1 लीडिंग पेपर है, उसमें आया है। और इसकी एक बात ये है कि ये जो रिव्यू है, वो 16 डिस्ट्रिक्ट में वो सर्कुलेट हुआ है। सो जब मैंने ये रिव्यू पढ़ा, मतलब जब सर ने दिया, मैंने भी पढ़ा और लोगों ने पढ़ा, तो मुझे तुरंत कॉल आए, दिस इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जब पीएचडी करनी होती है ना, लोग बहुत इजी सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉल आए मुझे, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिया है, बहुत अच्छा स्टडी आपने किया है, वी वुड लाइक टू बाय दिस बुक।
और बहुत सारों ने उस दिन मतलब जो पीडीएफ फाइल है हमारी, ई बुक की फाइल है, वो बहुत सारों ने ऑर्डर भी कर दी। सो ये बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए। इसके साथ साथ एमपीसी न्यूज करके है, उन्होंने भी रिव्यू दिया है। तो बहुत सारे न्यूज पेपर्स जो है, न्यूज पोर्टल्स जो है, उन्होंने इसका रिव्यू दिया है। और ये जो किताब है जब आई तो मैंने इसका पब्लिकेशन जब करवाया, तो यहाँ पुणे के जो पार्लियामेंट के मेंबर है, जो फॉर्मर मेंबर है जगदीश मुलिक सर, उनके हाथों से मैंने इसका प्रकाशन किया। फर्स्ट तो मैंने जब फर्स्ट बुक आई मतलब बाय कुरियर, तो मैंने उसी दिन मम्मी को बोला ये वो ओपन आपको ही करना है। मतलब अपनी एक बुक आती है जहाँ पे मतलब मेरी जर्नी मैंने यहाँ पे बताई नहीं, बहुत स्ट्रगल से मेरी जर्नी गई है, जिसमें मेरी मॉम ने हर 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 मतलब वॉट एवर प्रॉब्लम हो, सिचुएशन हो, मेरी मॉम जो है वो मेरे पीछे खड़ी हुई है। क्योंकि मेरे पिताजी को जाके आज 26 साल हो गए हैं। उसके बाद जो भी कुछ मॉम ने किया है, मेरी मदर ने किया है, वो मॉम ने ही किया है। वो हर टाइम मेरे पीछे खड़ी रही है, आपको ये करना है ना करो, आई एम बिहाइंड यू। तो उसका पूरा श्रेय, अगर मेरी ये किताब आप देखेंगे तो इसमें भी मैंने, ये जो बुक है मेरा, ये मेरे मम्मी और पापा को डेडिकेट किया हुआ है। तो मैंने मम्मी के हाथ से इस किताब का विमोचन किया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके हाथ से ये विमोचन हो। और उसके साथ साथ बहुत सारे फिर ऐसे लोग थे, उनके हाथों से मैंने ये किया। और ये, और एक खास बात इस बुक की ये है कि इसको जो फॉरवर्ड मैसेज मिला है बुक को, वो पद्मश्री लीला पूनावाला मैडम जो है उनका मिला है, जो पद्मश्री है। यस। और दूसरा जो फॉरवर्ड मैसेज मिला है वो डॉक्टर सोना पांडे मैडम है, जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, जो जीएलजीए ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है। शी इज अ फाउंडर ऑफ दैट जीएलजीए। और उन्होंने भी दिया है, उनको भी बहुत पसंद आई है, क्योंकि इस बुक में मैंने, जैसे अभी मैंने बोलते समय कोविड का बहुत बार ये किया यूज, वो मैंने इसमें भी किया है, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन पे भी हुआ है। बिकॉज इफ यू रिमेम्बर, चाइना से ही मतलब यस कोविड का ये हुआ है। यस तो यस ये कहीं ना कहीं चाइना और ब्रिक्स ब्रिक्स में चाइना तो मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है। सो ये सब मैंने इम्पैक्ट इसमें डाला है कि व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर इम्पैक्ट हुआ है, नहीं हुआ है, ये सब मैंने उस पर डाला है। नॉट ओनली वो, अभी जो वॉर चल रहा है यूक्रेन एंड रशिया, यस रशिया अगेन मेंबर है इस यस ब्रिक्स कंट्रीज का, तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। देन ऐसे सब मैंने, जो करंट सिचुएशन है, जो मैं थीसिस में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर पाई, वो सब मैंने बुक में इन्वॉल्व किए हैं। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे बुक के बारे में बतानी है कि ये बुक जो है, ये जो रिसर्चर है, जो स्टूडेंट है, या फिर जो टीचर्स है, उनके लिए बहुत यूजफुल है ये बुक। बिल्कुल जिनको लगता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे स्टडी होना चाहिए, बहुत सारे रिसर्चर होते हैं, उनको कंपेयर करना होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन, लाइक टेक एग्जांपल G20 लिया है, दूसरा ब्रिक्स है, उस पे कंपेरेटिव स्टडी करना अगर होगा, तो उनको डेफिनेटली ये बुक जो है वो यूजफुल रहेगा। जी मैम, इट वॉज रियली नाइस, लाइक आपने जिस तरीके से ये सारी चीजों को रखा, इट वॉज वेरी अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर, मतलब मुझे खुद इंटरेस्ट आ गया इस बुक में, जबकि आई एम नॉट फ्रॉम थैंक यू वेरी मच। कॉमर्स बैकग्राउंड येट। हाँ हाँ। यस, यस। या इट इज वेरी तो इंटरेस्टिंग। एक्चुअली एक्चुअली दिस इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैंने जैसे बोला कि मेरा एक लिटिल थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताती हूँ। मैंने बोला है आपको कि मास्टर्स हो गया, उसके बाद मुझे पीएचडी करनी थी। यस तो मैंने ये पीएचडी अभी कंप्लीट की। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, आई गिव लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पे लेक्चर्स देती हूँ, उसके साथ मेरा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीता इंडिया फाउंडेशन है, जो एजुकेशन एंड मेडिकल इमरजेंसी के लिए काम करता है। और ये करते हुए मैंने एजुकेशन में बहुत सारा काम किया, मतलब जब मैंने पीएचडी कर रही थी तब मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर किए, जहाँ पे मुझे मेरे रिसर्च पेपर को बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड्स भी मिले हैं। मेरा एजुकेशन में जो जो भी काम है, उसके लिए मुझे मोर देन 30 अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट आइडियल टीचर के, बेस्ट परफॉर्मेंस इन एजुकेशनल सेक्टर के। और जो भी मैं इसके साथ जो भी कर रही हूँ, एजुकेशन के साथ साथ मेरा सोशल में भी बहुत सारा काम है, सोशल सेक्टर में, उसके लिए भी मुझे 40+ अवार्ड्स है। वहां पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अवार्ड है, यूएसए के है, सिंगापुर के है, लंदन के है।
तो ऐसा काम मेरा चल रहा है जिसमें मुझे आगे जाके बहुत कुछ करना है। अभी मेरा दूसरा बुक है जिसका काम अभी जो राइटिंग है वो खत्म होते आया है। नाउ दैट बुक वी विल पब्लिश सून। सो ये सब चल रहा है। अमेजिंग मैम, ये सब लाइक यू आर ट्रूली एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। लाइक इस मतलब अगर हम यूथ को भी देखें तो दे आर नॉट सो मच पावरफुल, की पावरफुल भी नहीं बोलूंगी, मतलब एनर्जेटिक इन अ वे कि इतनी सारी चीजों को करे, एंड यू आर लाइक डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, और वो भी इतने अच्छे से। सो दैट्स जस्ट ये अमेजिंग। मैं एक्चुअली आज के यूथ को एक मैसेज देना चाहती यस हूँ मैम, बिल्कुल। कि जो एमपीएससी करते हैं, यूपीएससी करते हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं या एनी काइंड ऑफ जो भी डिग्रीज लेते हैं, आज हम अगर देखते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। इसमें आपको एक पे फोकस करके नहीं चलता है। लाइक टेक एग्जांपल, नहीं नहीं मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ प्रोफेसर बनना है, मैं वही करूंगी। नो, आपके पास मल्टीपल स्किल होना जरूरी है, मल्टीपल टैलेंट होना जरूरी है। और वो सिर्फ होना जरूरी नहीं है, उसको आपको करना भी है। बिल्कुल। आई विल टेल यू कि आई एम नॉट ओनली लाइक अ प्रोफेसर, आई एम नॉट ओनली लाइक अ सोशल कॉन्ट्रीब्यूटर, आई एम अ गुड ट्रेकर ऑल्सो। मुझे ट्रेक करना बहुत पसंद है। यस। सो मैंने महाराष्ट्र का जो सबसे पीक पॉइंट है कलसुबाई, वो हाँ मैंने सर किया हुआ है। यस। तो ऐसे बहुत सारे ट्रैक किया है। और जब भी मुझे वक्त मिलता है तो आई डू पेंटिंग, फिर वो वारली पेंटिंग हो, पुबलो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, जब भी टाइम मिलता है मैं वो करती हूँ। तो मुझे यही कहना है कि खुद को आपको अगर एनर्जेटिक रखना है, खुद को फ्रेश रखना है, तो आप जो भी कर रहे हो उसके साथ कुछ ना कुछ स्किल रखो, कुछ यस ना कुछ आर्ट रखो जो आपको फ्रेश करे, नेचर के साथ कनेक्ट हो। एवरी डे मेरी मॉर्निंग मॉर्निंग नेचर के साथ साथ शुरू होती है। मेरी रनिंग वॉकिंग जो भी है वो मैं नेचर के साथ करती हूँ। सो ये आपको करना चाहिए, और यही आपको एक डायरेक्शन भी देता है, आपको बिल्कुल। आगे क्या करना है बिल्कुल। वो आपको, यस, तो पुश करता रहता है। तो ये सजेशन होगा मेरा यूथ को। Thank you so much, ma'am, for this amazing यस। interview and for this amazing message for all of us. I hope हमारी ऑडियंस ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा और इस इंटरव्यू को बहुत ज्यादा एंजॉय करा होगा सबने। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू। यस, थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल्सो। कि आपने भी बहुत अच्छे सवाल पूछे। ऐसे नहीं है सिर्फ बुक के बारे में, तो बुक के अंदर जो है वही पूछना है या बुक के बारे में पूछना है, बट ये सब्जेक्ट जो है ऐसे एक्सपांड होते गया। और मैं सभी को एक गुजारिश करूंगी, मतलब आपको ई बुक हो या फिर इसका हार्ड कॉपी हो, आप जरूर लीजिए। आपको एक गाइडलाइन मिलेगा, जिनको पीएचडी करनी है, जिनको रिसर्च पेपर लिखने हैं, जिनको कुछ ना कुछ स्टडी करना है, इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टडी करना है, तो आप कीजिए, ये बुक लीजिए। आई विल प्रेफर कि ये बुक आप यूज कीजिए, और आपको डेफिनेटली इसका यूज होगा। जैसे अंकिता ने अभी बोला कि मैंने जो मैसेज दिया है उससे अगर वो देख के एक बंदे में भी अगर फर्क होता है ना, पड़ता है, वो अगर वो यूटिलाइज करता है, तो आई एम बी हैप्पी। एक्चुअली यही इंपॉर्टेंट है ना, जो मेरा पूरे इसमें बिल्कुल। वही मैसेज था कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। ऐसे तो बहुत सारे किताब आते हैं और वो रख जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम रखते हैं, बट उसका यूटिलाइजेशन होना उतना ही जरूरी है। ट्रू। सो थैंक यू वेरी मच अंकिता। थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू।